ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जो ऐसा टॉपिक है कि जो अकाउंट्स के बच्चों को हमेशा मतलब 11th से लेके वो स्टार्ट करते हैं और आगे तक परेशान करता रहता है, तो वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। नाम क्या है उस टॉपिक का? नाम है उसका बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये हम आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें ये जो चैप्टर है ना, ये इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। बस अगर हमने इसे समझ लिया वो तो ठीक है। अगर हमने याद करने की कोशिश करी कि भाई इस ट्रांजेक्शन में ऐसे करते हैं, इस ट्रांजेक्शन में ऐसे करते हैं, तो बच्चों को दिक्कत आती है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने अगर सीखी होगी तो एक कैश बुक नाम की चीज होती है। कैश बुक मतलब मैं अगर कहूँ तो मेनली उसे कैश अकाउंट ही कह सकते हैं, पर जो मेन कैश बुक का चैप्टर होता है उसमें दो कॉलम होते हैं। एक मेरे पास होता है कैश कॉलम। कैश कॉलम का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्रीज आएंगी, कैश से रिलेटेड आएंगी। और एक मेरे पास होता है बैंक। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो भी मेरे पास बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो आएंगी। जैसे कि मैं चेक बैंक में डिपॉजिट करता हूँ, है ना, चेक में किसी को ड्रॉ करता हूँ, इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं वो मेरे पास आएंगी। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम एज एन अकाउंटेंट, तब हम लोग कौन होंगे कि एज एन अकाउंटेंट होंगे। तो हम जिस भी फर्म के लिए काम करेंगे तो एज एन अकाउंटेंट हमें उसकी अकाउंटिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो कैश बुक है हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कैश बुक को मेंटेन कर रहे हैं जिसमें कि दो कॉलम है। कौन कौन से? एक तो कैश कॉलम है और एक बैंक कॉलम। ठीक है, और साथ ही साथ एक होती है हमारे पास पासबुक। ठीक है, पासबुक कह लो या फिर आप उसको दूसरे नाम से क्या कह सकते हो, बैंक स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट क्या होता है कि जो एक बिजनेस होता है, मतलब जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसका जो बैंक अकाउंट है वो जो से बैंक में है, तो वो जो बैंक है वो भी तो अपनी अकाउंटिंग करता है ना, वो भी अपनी रिकॉर्डिंग रखता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जो मेनली चैप्टर में दिक्कत आती है कि मान लीजिए मैं किसी भी मंथ के एंड पे खड़ा हूँ। जैसे कि अभी हमारे पास मार्च चल रहा है, तो अभी जो रिसेंटली मंथ एंड हुआ है वो मेरे पास 28 फरवरी वाला हुआ। ठीक है, तो मंथ एंड पे 28 फरवरी 2025। तो जब हमारे पास जो अकाउंटेंट है उसने देखा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग जो बैंक कॉलम है उसमें मान लीजिए वो कह रहा है कि भाई उसके अकॉर्डिंग यानी कि अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग जो है वो 2 लाख रुपीज होने चाहिए बैंक में। एक चीज हमें एकदम अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि जो भी हमने कैश बुक सीखी है ना, उसमें जो हमने कैश कॉलम सीखा था उसका इस चैप्टर में कोई काम नहीं। ठीक है, मेनली क्या काम है कि जो हमने बैंक कॉलम सीखा था, ये वाला कैश बुक का जो बैंक कॉलम है ना, इसको मतलब इस वाले पार्ट को मुझे कंपेयर करना है किससे, जो बैंक ये चीज मेंटेन कर रहा है, मतलब बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर रहा है या फिर पासबुक जो बैंक हमें देता है, वो जो चीज होती है उसको हमें आपस में कंपेयर करना है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जब अकाउंटेंट मान लीजिए 28 फरवरी 2025 को ये कह रहा है कि उसके हिसाब से बैंक में जो है वो 2 लाख रुपीज होने चाहिए, पर जब उसने पासबुक देखी, है ना, पासबुक के हिसाब से बैलेंस अपडेट लिया, तो पासबुक में जो बैलेंस दिख रहा है वो कुछ अलग दिख रहा है। मतलब वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि कम है थोड़ा सा, 1,60,000, क्योंकि ज्यादा दिखाई देगा तो बिजनेस इतना कंसर्न नहीं रखता है, तो इसलिए हम थोड़ा कम रख के चलते हैं, ताकि बिजनेस उस चीज को चेक करे कि भाई मेरे हिसाब से तो 2 लाख रुपीज होने चाहिए। पर बैंक ऐसा क्यों बोल रहा है कि उसके हिसाब से जो है वो मेरा बैंक बैलेंस सिर्फ और सिर्फ 1,60,000। ठीक है, तो हमें ये चीज को इस चैप्टर में पूरा करना है कि मेनली हमें ध्यान रखना है कि ये मेरे पास जो बैलेंस है और ये यहाँ पर जो बैलेंस है, इसके बीच में क्यों ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, क्यों ये डिफरेंसेस आ रहे हैं? गलती देखो, एक बात हमें यहाँ पर समझ जानी है कि गलती यहाँ पर किसी की भी नहीं है। ठीक है, जो भी गलती होगी वो हमें क्वेश्चन बता देता है, पर हमें क्या करना है, हमें इस वाले बैलेंस से इस वाले बैलेंस तक पहुंचना है। ठीक है, तो मेन यहाँ पर है। तो कुछ चीजें यहाँ पर हम सीखते हुए चलेंगे, जो कि हमें एसीसीए वाले कोर्स में स्पेसिफिक थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जो सीए कोर्स होता है या फिर जो अलग कोर्स होते हैं उसमें थोड़ी चीजों का पैटर्न थोड़ा अलग तरीके से होता है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। तो हम पहले तो एक चीज को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक पे आता हूँ। तो देखिए, बेसिक में हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए ये जो मेरा है ये मेरा बैंक कॉलम है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरा बैंक कॉलम है। देखिए बैंक कॉलम होगा और बार बार ना वो कैश बुक बोलेगा, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक पढ़कर ये नहीं समझ जाना है कि वो कैश कॉलम की बात कर रहा है, वो हमेशा और हमेशा बैंक कॉलम की ही बात कर रहा हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास पासबुक है, ये मेरे पास पासबुक है। तो सबसे पहले बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है कि भाई किस बैलेंस का क्या मतलब होता है। तो देखिए जो बैंक कॉलम है वो मेरे लिए क्या कहलानी चाहिए, मैं जिस फर्म का बैंक रखता हूँ वो मेरे लिए एसेट कहलानी चाहिए ना।
क्योंकि बैंक में मेरे पैसे रखे यानी कि वो मुझे फ्यूचर में फायदा पहुंचाएंगे, तो मेरे लिए एसेट है। तो एसेट जो होती है उसका अगर मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस होता है, मतलब पॉजिटिव अगर बैलेंस होता है, तो मैं उसको क्या नाम देता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये मेरे पास होता है डेबिट बैलेंस। और अगर और अगर मेरे पास जो है वो इसका नेगेटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव बैलेंस एसेट का होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो पहले तो ये बात ध्यान रखनी है। अब अगर आप याद करना चाहें तो ये याद रख सकते हैं कि भाई इसका जो एकदम रिवर्स हो जाएगा ना, वो पासबुक में हो जाएगा। मतलब पासबुक में अगर आपके पास पॉजिटिव बैलेंस होगा ना, पासबुक में अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन ने बोला है कि भाई पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो मतलब तुम्हें प्लस में रखनी है चीजों को, माइनस में आइटम में नहीं रखना है। ठीक है, और इस तरह से अगर उसका उसने बोला कि नेगेटिव बैलेंस बोल दे या फिर डेबिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। अब ऐसा होता क्यों है, थोड़ा सा हम इस लॉजिक पे चल देते हैं। तो ऐसा होने का सिंपल सा रीजन ये होता है कि देखो, जो मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं मेरे पास जो बैंक अकाउंट है उसमें मेरे पैसे रखे हैं और वो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं, तो वो मेरे लिए एसेट है। पर जिस भी बैंक में रखे हैं, मान लीजिए हम एक्सिस बैंक ले लेते हैं, एक्सिस बैंक में रखे हैं, तो एक्सिस बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब अकाउंटिंग करता है तो वो हमें क्या मानेगा, हमें एक लायबिलिटी मानेगा ना। तो मेरे पैसे अगर उसके पास पड़े हैं तो उसके लिए लायबिलिटी है, यानी कि वो पैसे एक्सिस बैंक को मुझे देने पड़ेंगे, जब भी मैं मांगूंगा देने पड़ेंगे। तो उसके लिए वो एक लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब बैंक कॉलम का नेगेटिव बैलेंस कैसे हो सकता है, तो बैंक कॉलम का नेगेटिव बैलेंस होने के कुछ रीजंस ये होते हैं कि जैसे एक आध एग्जांपल हम लेके चले, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जो हमारे बिजनेसेस होते हैं उनके जो करंट अकाउंट ओपन होते हैं, तो बैंक उन्हें फैसिलिटीज देता है कि ठीक है, अगर अभी कोई आपको ट्रांजेक्शन करनी है पर अभी आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, इन फ्यूचर आपके पास आ जाएंगे, बैंक को भी पता होता है कि बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती रहती है, तो बैंक उनको फैसिलिटी दे देता है कि आप ओवरड्राफ्ट कर लो। तो अगर मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास जो डेबिट बैलेंस था बैंक कॉलम के हिसाब से वो 2 लाख रुपीज थी, पर मेरे को कोई ट्रांजेक्शन करनी पड़ गई और मेरे को किसी को 2,50,000 रुपीज देने थे। ठीक है, तो बैंक हमें अलाउ कर देता है, हालांकि चार्जेस वगैरह काटेगा वो, पर बैंक हमें अलाउ कर देता है। तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये जो मेरा डेबिट बैलेंस था अगर मैंने पेमेंट कर दी, तो ये मेरा अब जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो माइनस का 50,000 बन जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, माइनस का 50,000, तो यानी कि ये जो 50,000 है ये मुझे इन फ्यूचर बैंक को वापस कर दे। तो अब सोचो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक को बिजनेस से कुछ पैसे लेने हैं, तो किसी को अगर किसी से पैसे लेने होते हैं वो उसकी एसेट होती है। ठीक है, एसेट होती है, तो एसेट का कैसा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिक चलता है यहाँ पर। अगर आप याद रखना चाहें तो एक सिंपल से याद रख सकते हैं कि बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस प्लस का, क्रेडिट बैलेंस माइनस का, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस का, नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमें थोड़ा सा ये देखना है कि भाई इस चैप्टर में कैसे कैसे हमें चीजों को समझना है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर चीजें समझ नहीं आए, किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लेना, क्योंकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तो चीजें मुश्किल बनती रहेंगी, फिर ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अपने डाउट्स को अभी क्लियर करते चलो, तो तभी बेनिफिट में रहोगे, वरना आगे जाके थोड़ी सी दिक्कत में रहोगे। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए, अब हमें ना दो तरह से चीजों को सीखना है, दो तरह से चीजों को सीखना है ताकि ये चैप्टर हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। कि अब हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि मैं एज एन अकाउंटेंट, है ना, हमेशा, क्योंकि देखो बैंक में जाके तो हम एंट्री पास नहीं कर सकते ना, हमें तो जो अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसी को चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि हम एक अकाउंटेंट है, तो दो दो कंडीशन बनती है कि जो भी उस जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहे हैं, जैसा भी मैंने बताया था कि मान लीजिए कि मेरा जो बैंक कॉलम है उसमें 2 लाख रुपीज आ रहे थे ना, बैंक कॉलम जो है वो 2 लाख रुपीज दिखा रहा था, और जो मेरी पासबुक थी, पासबुक जो मैंने एग्जांपल लिया था कि वो 1,60,000 दिखा रहा था। तो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं तो ये किस किस वजह से आ रहे हैं, तो उसमें मुझे दो क्राइटेरिया देखने हैं। वेदर वेदर देयर वाज वेदर देयर वाज मिस्टेक मिस्टेक डन बाय अकाउंटेंट। तो एक तो हमें ये देखना है कि भाई जो अकाउंटेंट है यानी कि जो फर्म है, क्या उसने कुछ गलती करी थी जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, एक तो ये क्राइटेरिया होगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या चलेगा कि इसका रिवर्स, मतलब कि वेदर देयर वाज नॉट अ मिस्टेक डन बाय अकाउंटेंट, वेदर देयर वाज नॉट अ मिस्टेक
डन बाय अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये चीज है मेनली। अब हमें जो सीखने वाली चीज है ना, वो हमें सेकंड वाला क्राइटेरिया अगर हम सीख लेंगे तो बाकी का जो भी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा ना, वो सारा इसमें चला जाएगा। तो अब देखिए इसमें ना तीन तरह की चीजें आएंगी। सबसे पहला आएगा, जैसे कि आपने नॉर्मल एंट्रीज में देखा होगा, चेक इशूड, है ना, चेक ड्रॉन ऐसे करके बोलते हैं, चेक इशूड, या फिर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना, ऐसे करके बोलते हैं। ये जो चीजें होती है ना, आप देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए अकाउंटेंट ने किसी को पेमेंट करनी थी, उसने पेमेंट कर दी, उसने चेक काट के दे दिया। अब हमें पता है कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स की होती है। 3 मंथ्स की होती है, तो वो नहीं गया, मतलब कि जो पर्सन था जिसके पास मेरा चेक था, उसको मेरे बैंक में जाके पैसे कटवा लेने चाहिए थे, पर उसने सोचा कि बाद में कटवा लूंगा, अभी नहीं है, तो उसके पास अभी भी चेक पड़ा है। ठीक है, तो मैंने तो क्या किया होगा, मैंने यहाँ पर जो मैंने जब कैश बुक बनाई होगी एज एन अकाउंटेंट, जब मैंने कैश बुक के बैंक कॉलम में, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे पता ना कि भाई मैंने तो चेक काट दिया है, मेरी पेमेंट कट तो जाएगी, तो मैंने यहाँ पर जो है वो बाय पार्टी के नाम से क्रेडिट कर दिया होगा, क्योंकि बैंक कॉलम मेरा कम हो रहा है, मेरे पास से पैसे कम होंगे, तो मैंने यहाँ पर कर दिया होगा कम। पर वो बंदा जो है वो, जब मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 28 फरवरी, तो 28 फरवरी तक जब मैं देख रहा हूँ तो वो बंदा गया ही नहीं बैंक में प्रेजेंट करने। ठीक है, तो क्या इसमें एज एन अकाउंटेंट, ये जो अकाउंटेंट तक, क्या इसमें इसकी गलती थी? उसने तो अपनी तरफ से जो पॉसिबल था उसने चेक बना के, चेक काट के दे दिया सामने वाले को। अब सामने वाला कब जाएगा कब नहीं जाएगा वो तो उसकी हेडेक है। तो ये क्या हुआ, नॉट अ मिस्टेक, है ना, तो नॉट अ मिस्टेक, तो यानी कि ये वाली चीज होगी। दूसरा होता है कि चेक क्रेडिटेड बट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि सामने वाले ने मुझे पैसे दे दिए, चेक दे दिया, मुझे उससे पेमेंट लेनी थी, उसने मुझे पैसे दे दिए, तो मैंने बैंक में जमा करा दिया। मैंने बैंक में जमा करा दिया, तो मैंने क्या मान लिया होगा कि भाई मेरे पैसे तो बढ़ जाएंगे, मैंने अपने कैश बुक को डेबिट कर दिया होगा। ठीक है, इसे ना एक और नाम दिया था लॉजमेंट करके भी बोला जाता है, तो आपको लॉजमेंट भी दिखे ना कहीं पर तो समझ आना कि इसी की बारे में बात कर रहे हैं। कौन से बारे में बात कर रहे हैं? चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो मैंने अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, पर जो, जैसे आपको पता है कि भाई जब आप चेक डिपॉजिट करते हैं तो वो तुरंत क्लियर नहीं होता, उसमें थोड़ा सा टाइम प्रोसेसिंग लगता है। अब कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए वीकेंड्स आ गया, ठीक है, वो एक रीजन हो सकता है, उसकी वजह से नहीं हुआ, बैंक हॉलीडे हो सकती है, काफी सारे रीजन हो सकते हैं। तो वो हमें क्वेश्चन बता देगा कि भाई ये मैंने चेक डिपॉजिट किया था, ये मैंने लॉजमेंट की थी, पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट, सॉरी बट नॉट क्रेडिटेड बोलते हैं इसे। मतलब कि बैंक ने क्या किया है, क्रेडिट नहीं किया है, मेरे अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, क्या बोलेंगे, बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, तो क्या यहाँ पर भी अकाउंटेंट की गलती थी? तो यहाँ पर भी अकाउंटेंट की गलती नहीं थी, क्योंकि भाई उसने तो टाइम से अपना चेक जमा करा दिया। अब बैंक की प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, बीच में वीकेंड आता है नहीं आता, उसकी गलती नहीं है। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई। एक और कंडीशन होती है जहां पर अकाउंटेंट की गलती नहीं होती है, वो क्या होती है? ये होती है बैंक एरर, है ना, मतलब जो बैंक होता है उसकी तरफ से अगर कोई गलती हो। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है बैंक एरर्स के? जैसे कि कभी कभी होता है कि भाई बैंक को मेरे पैसे नहीं काटने थे, पर सेम नाम के जो उसके कस्टमर्स थे वो सेम नाम के थे, उसने गलती से मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, तो वो बैंक की एरर हो गई। तो इसमें क्या अकाउंटेंट की गलती है? तो नहीं, अकाउंटेंट की गलती नहीं है। कभी हो सकता है कि सेम नाम का कस्टमर था, बैंक ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए, बाद में ये सब चीजें प्रोसेस के बाद कम ज्यादा हो जाती है, वो बराबर हो जाता है। पर जब मैं देख रहा हूँ, मतलब मेनली मैं बार बार इसलिए फोकस करूँ कि जब मैं जहां पर खड़ा हूँ 28 फरवरी, तो मुझे उस दिन खड़े होकर सोचना। उस दिन जैसे हम हमेशा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो 31 मार्च पे खड़े होकर सोचते हैं ना कि भाई उस दिन क्या कंडीशन थी, उस दिन मुझे किसके कितने पैसे देने थे, किससे कितने पैसे लेने थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे, उससे एक दिन पहले क्या हुआ, उसकी भी जो इफेक्ट है वो इस वाले दिन में हम ले लेंगे। तो इसलिए हमेशा मुझे 28 फरवरी, मतलब 28 फरवरी मैंने लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार 28 ही लेना है। मंथ एंड लेते हैं जनरली, मंथ के एंड में होता है। तो बैंक एरर इस तरह से हो सकती है। तो ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि जिसमें अकाउंटेंट की गलती नहीं होती। ठीक है, अकाउंटेंट की गलती नहीं होती है। तो ये इन तीन चीजों को थोड़ा सा ना अलग तरीके से हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सोचने का तरीका हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा इस वाले कंडीशन में। बाकी इसके अलावा जो भी चीजें होंगी, बाकी इसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो सारी क्या होंगी कि मिस्टेक डन बाय अकाउंटेंट, मिस्टेक डन बाय अकाउंटेंट के हिसाब से हम मानेंगे और उसी को हम आगे लेते हुए चलेंगे। ठीक है,
तो ये वाला हो गया हमारा। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, और ज्यादा कुछ समझने की नहीं है। बस एक चीज इसमें जो हमें सीखनी है वो ये सीखने की, देखिए आपको जो क्वेश्चन दे रखा होगा तो उसमें आपको सबसे पहले ना एक कैश बुक बनानी है। कैश बुक बनानी है। अब इस कैश बुक में जो चीजें आएंगी ना वो सिर्फ वही आएगी जो मैं अभी बता रहा था ना, कि अकाउंटेंट की जो गलती थी, जो अकाउंटेंट की गलती थी ना वो, अगर अकाउंटेंट ने कोई चीज माइनस नहीं करी थी, माइनस होनी चाहिए थी, तो वो हम माइनस कर देंगे। अब कैश बुक है, कैश बुक का बैंक कॉलम है, तो हमें पता है माइनस साइड मतलब कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पर मैं उसे माइनस कर, ठीक है। और कोई चीज ऐसी थी जो अकाउंटेंट को प्लस करनी चाहिए थी, वो नहीं करी उसने प्लस, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर टू के हिसाब से हम यहाँ पर कर लेंगे, ये चीज हो जाएगी। अब एक जो चीज आपको यहाँ पर अलग मिलेगी वो ये मिलेगी कि आपको ना इसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मेट ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटी सी चीजें हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर बोलेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, है ना, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब देखिए अभी मैंने ना तीन चीजें आपको बताई थी, क्या क्या। एक तो नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वाली बात, है ना, इसमें क्या था, अकाउंटेंट की गलती नहीं थी, ठीक है। और एक मैंने लॉजमेंट वाली बात बताई थी, इसमें भी अकाउंटेंट की गलती नहीं थी। और एक मैंने आपको क्या बताया था, बैंक एरर्स, मतलब बैंक ने कोई गलती कर दिया, अकाउंटेंट की गलती कैसे हो सकती है, फिर अगर बैंक ही खुद ही गलती कर रहा है तो अकाउंटेंट की तो गलती नहीं है। तो ये जो तीन चीजें होंगी ना, ये तीन चीजें यहाँ पर आएंगी, मतलब एक, दो और तीन। इस वाले उसमें ये तीन ही चीजें आएंगी, बाकी जिसमें भी अकाउंटेंट की गलती थी वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, हालांकि हमारा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, पर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने के लिए ये चीजें हमें थोड़ी सी सीखनी पड़ती है, कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा डेटा भी अगर दे देगा तो यहाँ पर ना एक पॉइंट ऑफ व्यू ना यहाँ पर बदल जाता है, जैसा मैं बोल रहा था। क्योंकि देखिए अभी मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर क्या चीजें बदलती हैं। फिर क्या होगा, फिर ये जो तीन चीजें हम प्लस माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पर मुझे कोई बैलेंस या तो दे रखा होगा या फिर मैं निकाल लूंगा। यहाँ पर एक बैलेंस आएगा, यहाँ पर एक बैलेंस आएगा, यहाँ पर एक बैलेंस आएगा, तीन चीजें आएंगी। फिर यहाँ पर मैं बोलूंगा जो मेरा लास्ट में निकल के आता है उसे कहते हैं एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश। अब ये वाला जो बैलेंस है ना, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा देखने वाली चीज है। जो अभी मैं बोल रहा था कि अगर क्वेश्चन ने तुम्हें ये तीन गलतियां बताई है, एक, दो और तीन, तो इसको यहीं लेना है। बाकी अगर कोई गलती होगी ना तो उसको यहाँ लेना है। मतलब अब करेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ने एक चीज बोली होगी, जो क्वेश्चन ने डेटा दे रखा होगा, तो अब हमें पता है कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उसके दोनों बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी, क्रेडिट बैलेंस। तो क्वेश्चन ने जैसा भी बोला है, क्वेश्चन ने अगर डेबिट बैलेंस बोला है मान लीजिए, तो डेबिट बैलेंस कहाँ होता है, डेबिट बैलेंस मेरा यहाँ पर दिखाई देगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा टू बैलेंस डॉट डाउन। ठीक है, आप शॉर्ट शॉर्ट में लिख सकते हैं, चल जाएगा, है ना। ये चीज हो गई। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि भाई जो मेरा कैश बुक है उसका क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस है अगर, तो मुझे पता है क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय बैलेंस डॉट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या होता है कि जी जिसमें अकाउंटेंट की गलती थी ना, वो सारी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर फुलफिल करनी है। अगर कहीं पर ऐसा था कि भाई बैंक कॉलम बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा, तो आप यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमें पता है बैंक कॉलम इंक्रीज होएगा मतलब डेबिट होएगा। और कहीं पर ऐसा था कि बैंक कॉलम जो है वो डिक्रीज होना चाहिए था, ठीक है, डिक्रीज होना चाहिए था, तो वहां पर नहीं हुआ। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि अभी समझ नहीं आ रहा हो कि अकाउंटेंट की कैसे गलती हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए क्वेश्चन ने बोला कि बैंक ने ना कुछ चार्जेस काटे, बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस काटे, और ये मान लीजिए कि 250 रुपीज के काटे। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई अकाउंटेंट की गलती होती है, क्योंकि अकाउंटेंट का काम ही ये होता है कि हर समय उसको अपने बैलेंसिंग फिगर को एकदम मेंटेन रखना है। कि क्योंकि बैंक जब चार्जेस काटता है तो बैंक हमें बताता नहीं है कि भाई आपके चार्जेस कट गए, हालांकि मैसेजेस वगैरह आते हैं, पर बड़ी बड़ी फर्म में इतना कोई ध्यान नहीं देता है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, हर समय पे अपडेट रहना चाहिए कि भाई कौन कौन से चार्जेस कटे हैं। तो यहाँ पर क्या मानेंगे हम, यहाँ पर अकाउंटेंट की गलती मानेंगे। अब बैंक ने अगर चार्जेस काटे तो अब सोचिए
कि पासबुक, जो मेरी पासबुक है यानी कि बैंक स्टेटमेंट है, वो डिक्रीज हुई होगी, क्योंकि बैंक अगर चार्जेस काटेगा तो मेरे बैंक से बैलेंस कटेगा। तो मुझे भी अपने बैंक कॉलम से क्या करना पड़ेगा, पैसे काटने पड़ेंगे, पैसे काटने पड़ेंगे मतलब कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, बाय बैंक चार्जेस। तो एक ये हो गया जैसा एग्जांपल के लिए कि भाई जिसमें अकाउंटेंट की गलती होती है, तो ये मैंने लिया। ठीक है। उसके बाद कभी कभी बढ़ भी सकता है, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट मिलता है ना। जनरली इंटरेस्ट वाली ट्रांजेक्शन मिलेगी नहीं, क्योंकि करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता नहीं है, पर हम मान लेते हैं कि भाई मिल रहा होगा, क्वेश्चन अगर मुझे बता रहा है ना, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो क्या होगा, मेरा जो पासबुक का बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा, मेरा अप हो गया होगा, है ना। तो ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। यहाँ पर मैं टू इंटरेस्ट करके लिख दूंगा। तो इस तरह की चीजें, अब बस देखो, इतने सारे तो ट्रांजेक्शन हम याद नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें बदलती रहेंगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम सिंपल चीजें क्या याद रख लेते कि भाई ये तीन चीजें, अगर ये तीन चीजें मुझे मिली, ये तीन चीजें मुझे मिली, तो ये तीन चीजें तो यहाँ आने वाली है। ठीक है, ये वहां नहीं जाएंगी। इसके अलावा मुझे जो भी मिला, फिर मुझे पता चल जाएगा कि अकाउंटेंट की क्या गलती थी। क्या उसने बैंक कॉलम को कम नहीं किया, तो कम करना चाहिए था तो कम कर दो। क्या उसने बैंक कॉलम को नहीं इंक्रीज किया, इंक्रीज करना चाहिए था तो इंक्रीज कर दो। ठीक है। तो ये सब जो मेरा स्टार्टिंग का बैलेंस होगा, मान लीजिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, फिर कुछ भी ट्रांजेक्शन हो सकती है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे हम बैलेंस फिगर करते हैं लेजर में, तो मेरे दो बैलेंस निकल सकते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन में निकल सकता है, टू बैलेंस कैरी डाउन में निकल सकता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन में निकल सकता है। ठीक है। अब बच्चों को ये भी दिक्कत रहती है कि क्रेडिट बैलेंस किसे बोलते हैं, डेबिट बैलेंस किसे बोलते हैं, ये भी एक कंफ्यूजन रहती है। तो सिंपल सा एक लॉजिक इसमें ये लेके चलो कि मान लो कि मेरा बैलेंस यहाँ निकला, मतलब कि मेरी क्रेडिट साइड हाइयर होगी ना, क्रेडिट साइड मेरी हाइयर होगी तभी तो ये बैलेंस निकला। तो इसलिए बैलेंस भले ही डेबिट साइड में निकला मेरा, बैलेंस भले ही डेबिट साइड में निकला मेरा, पर मैं उसे कहूंगा क्या, मैं उसे कहूंगा कि मेरा ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। तो ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस निकला। अब क्रेडिट बैलेंस हमने पढ़ा था कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब ये जो बैलेंस निकलेगा ना, ये वाला या फिर ये वाला कुछ भी निकलेगा, वो जो है ना वो यहाँ पर जाए, यहाँ पर put होगा वो। अभी तक आप लोगों ने जो 11th क्लास वगैरह में सीखा होगा वो एक अलग तरीके से सीखा होगा, वहां पर हमें दोनों क्राइटेरिया नहीं बनाने पड़ते, मतलब मुझे कैश बुक और ये अलग से बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बनानी पड़ती। पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा सीख के चलना पड़ेगा कि आपको थोड़ा अलग अलग क्राइटेरिया बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें जो फॉर्मेट देगा वो इसी तरह से देगा। अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे, फिर हमारे लिए दिक्कत होगी क्वेश्चन को समझना। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, मतलब आपको ये वैल्यू को पुट कर देना है। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो तीन चीजों को छोड़ देना। कौन सी तीन चीजें, जिसमें अकाउंटेंट की गलती नहीं थी, और कौन सी थी, ये थी। अब अब देखो, अब आपने एक रूल छोटा सा पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, कि क्या मैं कैश बुक से पासबुक पे जा रहा हूँ, क्या मैं कैश बुक से पासबुक पे जा रहा हूँ, या फिर मैं पासबुक से कैश बुक पे जा रहा हूँ, या फिर मैं पासबुक से कैश बुक पे जा रहा हूँ। है ना, आपने ये चीजें करी होंगी, फिर मतलब न्यूट्रल रह के सोचा होगा कि भाई क्या मेरा इंक्रीज हुआ, अब मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। तो वो वाली कंडीशन है, यहाँ पर करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि जो भी मुझे कैश बुक में चेंजेस करने हैं ना, वो सारे मैंने यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है। और जो नीचे मेरा बैलेंस है देखो, एडजस्टेड बैलेंस। अब इस वर्ड का बस एडजस्टेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें मैंने काफी सारी ट्रांजेक्शन, जैसे कि बैंक चार्जेस हो गया, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, ये सब भी एडजस्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक पे पहुंचना है, बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक पे बैलेंस पे पहुंचना है। तो यहाँ पर मेरा सोचने का जो क्राइटेरिया वो थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए, तीन चीजें लेके चल रहे हैं हम। सबसे पहले नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वाला। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने जो है वो चेक इशू कर दिया था, मैंने चेक इशू कर दिया था, पर सामने वाली जो पार्टी है उसने मेरे बैंक में जाके पैसे ही नहीं कट करवाए, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। हालांकि हम याद ही रख लेंगे इस चीज को, क्योंकि बार बार हमें चीजें बदलेंगी नहीं, है ना। तो सोचिए, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है, दोनों सेम पेज पर थी। अगर मैंने कोई चेक काटा तो मैंने क्या करा होगा, मैंने अपनी कैश बुक को डिडक्ट कर दिया होगा।
मैंने अपनी कैश बुक को डिडक्ट कर दिया होगा। पर जो सामने वाली पार्टी है वो पासबुक से डिडक्ट ही नहीं करवाया उसने, मतलब वो बैंक के पास गई नहीं। तो मेरी कैश बुक जो है वो नीचे है, पासबुक मेरी ऊपर है। अब हम इस वाले पॉइंट पे आए तो देखिए, यहाँ पर बस ये सीखना है कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, और ये हमेशा ऐसे ही चलना पड़ेगा। मुझे बैंक स्टेटमेंट से मतलब मुझे पासबुक से जो है वो कैश बुक की तरफ ही जाना है। तो अब मुझे क्या है, मेरी कैश बुक नीचे है ना, तो मुझे पासबुक से कैश बुक पे जाना है, तो मुझे अपनी पासबुक को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि मुझे अब याद ही रख लेना है, याद क्या रख लेना है कि अगर मेरा नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का आएगा ना, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो वो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हालांकि इसके थोड़े अलग अलग नाम भी होते हैं, वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखते रहेंगे। हमें थोड़ा सा समझना है, वो क्वेश्चन में घुमाएगा बार बार कि थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो पाता है कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, मेनली वही दिक्कत है। तो नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जो है वो माइनस होएगा। तो यानी कि ये, अब देखिए ये जो बैलेंस है ना मेरा, ये वाला, इससे मुझे मतलब नहीं है प्लस है या माइनस, ये कुछ भी हो। पर मुझे ये ध्यान रखना है, जब भी मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वाला जो क्राइटेरिया वो मेरा क्या होगा, वो मेरा माइनस ही होने वाला। ठीक है, वो मैंने लॉजिक आपको समझा दिया, क्योंकि हमेशा मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट से ही करूंगा, और एंडिंग हमेशा कैश बुक से ही करूंगा, तो बैंक से मतलब पासबुक से कैश बुक पे जाने के लिए माइनस ही होना चाहिए। फिर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा लॉजमेंट वाला। लॉजमेंट वाला मैंने क्या बताया था, लॉजमेंट वाला मतलब भाई कि भाई मैंने चेक तो डिपॉजिट करा दिया पर वो क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो सोचिए फिर से मैं इसी पॉइंट पे खड़ा हूँ, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में मुझे इस पॉइंट पे खड़ा होना पड़ता है। कैश बुक भी सेम लेवल पे, पासबुक भी सेम लेवल पे है। अगर मैंने मान लिया कि मैंने चेक को डिपॉजिट कराया, तो मैंने अपनी कैश बुक के बैलेंस को क्या कर दिया होगा, इंक्रीज कर दिया होगा, इंक्रीज कर दिया होगा। पर पासबुक में तो वो क्रेडिट ही नहीं हुआ ना, मतलब अभी उसमें टाइम लगेगा। पर पासबुक मेरी नीचे है, कैश बुक मेरी ऊपर है, तो अब मुझे पासबुक से कैश बुक पे जाना है। पासबुक पे कैश बुक पे जाना है, तो देखिए प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस करना है, तो मतलब अब यहाँ भी ये भी याद करने वाली बात हो गई कि अगर कोई भी लॉजमेंट वाली बात हुई, लॉजमेंट वाली बात होगी, तो वो क्या होगा, वो प्लस ही होएगा। क्योंकि अगर आप फॉर्मेट सेम रखेंगे तो फिर आपको इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है, मतलब देखते ही आपको क्या करना है, ये प्रेजेंट कर देना कि भाई नॉट प्रेजेंटेड माइनस और लॉजमेंट वाला प्लस। ठीक है, तो ये एक अमाउंट हो जाएगा, ये एक अमाउंट। बाकी बाकी क्या होता है यहाँ पर, बैंक एरर वाला जो मैं बता रहा था, ये वाला बैंक एरर वाला ये कि देखना पड़ेगा कि भाई बैंक ने क्या एरर करी है ना, वो मुझे देखना पड़ता है कि दोनों तरीके से एरर हो सकती है बैंक की। कि जैसे मान लीजिए कि बैंक ने मेरे पैसे जो है वो कटने नहीं चाहिए थे, और उसने क्या करते डिडक्ट कर दिए। तो अगर बैंक ने गलती से मेरे पैसे डिडक्ट कर दिए, बैंक ने मेरी पासबुक को कम कर दिया हो, है ना, जबकि वो नहीं होने चाहिए थे। अब मुझे क्या करना है, मुझे पासबुक से कैश बुक पे जाना है, तो ये क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। पर ऐसा भी कंडीशन बन सकती है कि भाई बैंक को मेरे अकाउंट में पैसे नहीं इंक्रीज करने चाहिए थे, उसने गलती से जो है वो ज्यादा कर दिए, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ज्यादा अगर कर दिए तो क्या हो गया होगा, मेरी पासबुक उसने इंक्रीज कर दी होगी, पासबुक उसने इंक्रीज कर दी होगी। पर कैश बुक मेरी अभी भी नीचे ही है। अब पासबुक से मुझे कैश बुक पे पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो जो बैंक एरर वाला है उसका तो मुझे ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बाकी ये वाले जो दोनों है वो फिक्स हो जाए। ठीक है, अब मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास इसी तरह से आते हैं कि आपको ना कैश बुक का बैलेंस दे रखा होगा, और आपको उस वाले बैलेंस से ना बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे जनरली पहुंचना होगा। तो अब हम पुराना क्राइटेरिया नहीं लगे रखेंगे, अब हम इसी तरीके से सीखते हुए चलेंगे कि कैश बुक का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस टाइप में कह रहा हूँ, विदाउट एडजस्टमेंट, है ना। तो वो अगर मुझे दे रखा होगा तो मुझे उससे कहाँ पर पहुंचना है, मुझे बैंक स्टेटमेंट पे पहुंचना है। तो देखिए आप करेंगे कैसे, सबसे पहले आपने वही करा भाई, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा भी मुझे क्वेश्चन ने दिया, फिर जिस जिसमें अकाउंटेंट की गलती थी वो सब आपने यहाँ पर पुट किया। उसको करने से जो भी आपका बैलेंस आए, चाहे यहाँ पर आए चाहे यहाँ पर आए, पर मुझे ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर बैलेंस आ रहा है तो वो प्लस का बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है। यहाँ पर बैलेंस आ रहा है तो वो माइनस का बैलेंस है। तो अगर माइनस का बैलेंस है तो वही बैलेंस में उठा के जो है वो यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, और ये जो तीन चीजें थी, ये तीन चीजें तो आपको ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग देख ही लेनी थी, है ना, वो आपको कर ही लेना था। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास एक बैलेंस आ गया होगा, यहाँ से उठ के आ गया होगा। ये मेरे को पता होगा, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये तो हमेशा ऐड ही हो रखा होगा, ये हमेशा माइनस ही हो रखा होगा। तो फिर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन लगा के, मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे कि अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए यहाँ पर। हम्म, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ भाई चीजें डिफिकल्ट आ सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा ना 2 लाख का बैलेंस आया। अब 2 लाख का बैलेंस आया, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव बैलेंस है, तो मैं यहाँ पर जो लिखूंगा ना वो माइनस में लिखूंगा, माइनस में 2 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए बैंक एरर में माइनस की कोई चीज, कोई भी बैंक एरर हो सकती है माइनस में, मान लीजिए 15,000 मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, फिर लॉजमेंट में तो प्लस ही होना है, तो ये मैंने 60,000 ले लिया।
फिर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट में माइनस ही होना, तो मैंने 75,000 माइनस किया। अब हमें ना ये वाली बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, ये वाली। तो इसके लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमें बनानी है सिंपल सी, वो बस इतना सा करना है कि देखिए ये वैल्यू अभी मुझे नहीं पता ना, ये वैल्यू मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये भी पता है। तो मैं इस कल्टू में क्या करूंगा, कुछ भी एक तरह से एक्स मान लीजिए उसे। पर अब मुझे पता है कि ये जो है वो माइनस में है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस में 75,000, ठीक है। और ये जो है वो प्लस में है, ये प्लस में 60,000 करूंगा, ठीक है। और ये माइनस में, तो माइनस में 15,000। अब ये जो करके ना, ये सब करके, मतलब मैथ्स के आगे देख भाई, ये सब करके तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए वो हमें पता है, माइनस का टूल है क्या, बस ये थोड़ा सा क्या है ना, माइनस का tool। गड़बड़ होगी तो यही होगी, ये माइनस प्लस मैथ्स वगैरह को सॉल्व करने में ही गड़बड़ होगी। तो अब सिंपल से क्या करना है देख लीजिए, या तो आपको ये वाली इक्वेशन पहले सॉल्व करनी है तो ये कर सकते हो, वरना पूरा का पूरा यहाँ पर उठा के यहाँ लेके जा सकते हो, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, सिंपल क्या रहेगा, सिंपल ये रहेगा कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व कर लो। तो देखिए मैं कर लेता हूँ एक्स माइनस में, अब हम इसे करेंगे तो देखिए 75 माइनस का और 15 माइनस का, 90 माइनस का प्लस 60, तो माइनस का 30 और इधर भी माइनस का 2 लाख। तो माइनस का 2 लाख है, तो यानी कि जब मैं एक्स की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, माइनस का 2 लाख प्लस का 30,000, प्लस का 30,000, तो यानी कि मेरा जो आंसर आया वो क्या आया, माइनस का 1,70,000, ठीक है। अब देखो ये क्या था, ये माइनस का है, ये वाला ये जो आंसर आया ये माइनस का आया, मतलब नेगेटिव। अब ये बैंक स्टेटमेंट का माइनस है, तो आंसर तुम्हें ऐसे माइनस में नहीं दे रखा होगा, आंसर तुम्हें हमेशा ये बोलेगा कि वन, ऑप्शन में जो बोलेगा 170 डेबिट, 170 क्रेडिट। तो अब बताओ ये क्रेडिट होना चाहिए डेबिट होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा लॉजिक क्लियर रखो कि भाई कौन सा बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है ना, बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस है, तो बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो यानी कि मुझे इस वाले पे टिक करके आना है, ना कि इस वाले पे। अगर यही चीज कैश बुक का पूछता हो नेगेटिव होता तब मैं इस वाले पे टिक करके, इसलिए जो बैलेंसेस होते हैं वो थोड़ा सा अपने क्लियर रखना, कौन सी साइड में कौन सा बैलेंस कहलाता है। अगर उसने बोला भाई कि डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, तो भाई डेबिट बैलेंस यहीं आएगा, प्लस में ही रखना है। हालांकि जब मैं लेजर बनाऊंगा तो प्लस माइनस की बात नहीं होती, वो जो मैं क्रेडिट करता हूँ चीजों को वो अपने आप ही माइनस ही होती है, ठीक है। तो थोड़ी सा अपनी ये चीजों को क्लियर रखना। और जो मैंने ये क्राइटेरिया बताया था ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो 3 चीजें हैं, क्योंकि वरना ना हम क्या करते हैं, हमेशा हमें आदत होती है कि हम कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हैं, तो ये वाले जो साइन है ना ये हमें अलग लगते हैं, भाई ये तो ऐड होना चाहिए, ये तो माइनस होना चाहिए, ये माइनस क्यों हो रहा है, मतलब रिवर्स क्यों हो रहा है। रिवर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कर रहे थे, पर एकदम ही यहाँ पर आके हमने पासबुक के हिसाब से चीजें करनी शुरू की, तो इसलिए वो चीजें रिवर्स, ठीक है। तो बाकी कॉन्सेप्ट बस इसमें इतना ही था, बाकी ज्यादा सीखने वाली चीज नहीं है, बस ये कि याद नहीं रखना है चीज। क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आएंगे, बार बार वो कंफ्यूज करेगा, ठीक है, इस तरह की चीजें वो करेगा। तो बस उस चीज को हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे आंसर निकलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।